जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एडीओ 2025 की तैयारी। इसमें हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। इससे पहले हमने 9 वीडियो बनाया है, नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। सारा चीज़ हम अधिनियम के अनुसार से पढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ही पूरे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, या मतलब पंचायती राज खत्म हो जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एकदम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यदि आप एडीओ का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो पंचायती राज पढ़ना आवश्यक है। पुराने सिलेबस जो है, या मैं पुराना कहूँ या फिर वर्तमान जो सिलेबस जो पिछले साल से चला आ रहा था, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम से आपको 30 अंक के प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स या सोर्स बता रहे हैं कि चेंज हो सकता है। फिर भी है ना, पंचायती राज से मिनिमम 10 से 20 नंबर का तो क्वेश्चन आना ही है। तो जितना ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो वो जरूरी है। अब पंचायती राज क्यों पूछेगा? क्योंकि जो एडीओ का कार्य है वो जनपद पंचायत में होता है, और जो जनपद पंचायत है वो पंचायती राज के अधिनियम के तहत कार्य करता है। बहुत सारे जो नियम कानून है वो पंचायती राज के उसमें लगते हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में हम क्या देखेंगे? प्रथम बैठक और पदावधि। ठीक है। अभी जो हम प्रथम बैठक और जो पदावधि देखेंगे वो केवल हम ग्राम पंचायत वाला देखेंगे। इसके बाद जैसे जैसे हम जिला जनपद पढ़ते जाएंगे तो उसका भी देखते जाएंगे। तो प्रथम बैठक और पदावधि होगा। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है, और ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस कैसे बुलाया जाएगा। हम इस 3 टॉपिक पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और किस प्रकार से हम आपके लिए और वीडियो बना सकते हैं, या फिर मेरा बोलना फास्ट है या स्लो है, ये आप बता सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम अपने कार्य में इम्प्रूव करने की कोशिश अवश्य करेंगे। चलिए चलते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 पंचायत की स्थापना के अंतर्गत। प्रथम बैठक और पदावधि। प्रथम बैठक और पदावधि, इनका मतलब होता है कि जब पंचायत चुनाव हो जाता है। देखिए, प्रथम बैठक हर एक साल नहीं होता या हर माह नहीं होता। अभी कैसे इलेक्शन हो रहा है ना, पंचायत राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज का इलेक्शन हो रहा है। उसमें यदि ग्राम पंचायत में सारे पंच चुनकर आ जाते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? एक तो होता है हमारा पंच। पंच के बाद होता है उप सरपंच। ठीक है, उप सरपंच होते हैं, और उप सरपंच के बाद हमारा एक सरपंच भी होगा। तो जब ये तीनों चुनकर आ जाएंगे ना, तो इसकी एक प्रथम बैठक होगी, सबसे प्रथम बैठक। उस दिन से इसका कार्यभार की गिनती होती है, और इसी को हम पदावधि कहते हैं। पदावधि मतलब उसके पद की अवधि कितने दिन की है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो प्रथम बैठक शब्द यदि जैसे ही आपको कहीं भी मिला तो इसका मतलब ये मान लीजिएगा कि उपचुनाव या आम चुनाव। ये जनरली हम ये मान लेते हैं कि आम चुनाव के बाद जो भी बॉडी होती है, चाहे जनपद पंचायत की हो, ग्राम पंचायत की हो, या फिर जिला पंचायत की हो, उसकी बॉडी यदि प्रथम बॉडी मतलब उसके सदस्य अध्यक्ष, या ग्राम पंचायत के मामले में पंच, उप सरपंच और सरपंच की यदि जो प्रथम बैठक होगी उसको हम प्रथम बैठक मानेंगे। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। अब यहाँ कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एक एक करके बताऊंगा। ग्राम पंचायत की जो प्रथम बैठक है, अधिसूचना का तात्पर्य क्या है ये देखिए। अधिसूचना का तात्पर्य ये है कि जो उपखंड अधिकारी है ना, उपखंड अधिकारी हैं, वह यह अधिसूचना निकालेंगे कि मान लेते हैं ग्राम पंचायत नाम का ए है, यहाँ वार्ड होंगे 1 2 3 4 इस प्रकार से 100 है ना। तो इस वार्ड में कितने पंच निर्वाचित हुए है ना, उसका नाम, एड्रेस ये लिखाएगा है ना। एक दूसरी सूची बनेगी, ये तो पंच वाला सूची हो गया। ठीक है। एक दूसरी सूची बनेगी आपकी, हाँ, सरपंच की, कि उस ग्राम पंचायत का सरपंच कौन है और उप सरपंच कौन है। कंप्लीटली एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच होगा, उप सरपंच होगा, और पंचों का लिस्ट होगा जो जीत कर आए हैं। तो उसी के सूचना का प्रकाशन के बाद, याद रखिए, देखिए प्रथम बैठक में कौन आएगा? पंच, सरपंच और उप सरपंच। यदि इन तीनों में से है ना, जब तक ये फाइनल नहीं होगा कि कौन जीता है कौन हारा है, या फिर फाइनल सूची नहीं आएगा, तब तक तो बैठक होगा नहीं। ठीक है। तो इस सूची का प्रकाशन, इसी को लिखा गया है अधिसूचना, इसी को हम अधिसूचना मान रहे हैं। इस अधिसूचना के प्रकाशन तिथि के 30 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। ठीक है, 30 दिन के भीतर आयोजित की जाएगी। सूचना कौन निकालेगा, या फिर ये अधिसूचना कौन निकालता है? एसडीएम निकालता है, या फिर तहसीलदार, ऐसे उपखंड अधिकारी बोलते हैं वो निकालते हैं ना।
अब ये अधिसूचना तो निकाल दिया गया कि फलाना ग्राम पंचायत है, इसमें इतने वार्ड से इतने पंच चुने गए हैं, ये सरपंच का नाम है और ये उप सरपंच का नाम है। ये सब सूची देखने के बाद 30 दिन के भीतर उस ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वह बैठक बुलाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा वह प्रथम बैठक बुलाएगा। क्या करेगा? प्रथम बैठक बुलाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक पर बने रहेंगे, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, यदि ये जो सचिव ने बैठक बुलाया, कोई भी डेट हम मान लेते हैं, जैसे मैं आज का ही डेट मान लूं, है ना, तो हम लिखते हैं 22/2/2025। यदि इस डेट को बैठक बुलाई जाती है प्रथम बैठक, तो इसी दिन से हम 5 साल काउंट करेंगे। क्या करेंगे? इसी दिन से हम 5 साल काउंट करेंगे। ऑप्शन में कई बार आपको जब एग्जाम पूछा जाता है तो दिया जाता है कि क्या जिस दिन नामांकन भरते हैं, या जिस दिन अभ्यर्थी ने चुनाव जीता, या जिस दिन अधिसूचना का प्रकाशन हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है और आप फंस सकते हो। तो अधिसूचना प्रकाशन से नहीं होगा, ना ही चुनाव जीतने की तारीख से होगा, ना ही परिणाम घोषित के तारीख से होगा, और ना ही जिस दिन से पंच सरपंच अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं उस दिन से होगा। तो किस दिन से होगा? प्रथम बैठक जिस दिन से होगा उस दिन से उसको 5 साल के काउंट किया जाता है। ठीक है, देखिए ये तो कहा गया है कि वो 5 साल तक पद में बने रहेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ये है, परंतु पद में नहीं रहेंगे, है ना। ये तो फिक्स है कि प्रथम बैठक से 5 साल तक रहेंगे, लेकिन इन बीच कुछ यदि कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब कैसे करेंगे, इसको मैं क्लियर कराऊँ ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। अधिसूचना प्रकाशन होगा, कौन करेगा? एसडीएम करेगा। उस अधिसूचना प्रकाशन के बाद जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा बैठक बुलाएगा, और प्रथम बैठक के दिनांक से 5 साल तक वो लोग पद पर बने रहेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन है, यदि वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो अपने पद पर नहीं रहेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता ना हो। मान लेते हैं कोई एक हमारा सरपंच है ए नामक गाँव में, है ना, सरपंच हो, पंच में उप सरपंच हो, इनका मतदाता सूची में नाम होगा, है ना, मतदाता सूची में नाम है तभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। यदि वो उनका मतदाता सूची में नाम न रहे, अन्यत्र जुड़वा ले या फिर स्थानांतरण करा ले, तब की स्थिति में ना तो वो पंच रहेगा, न सरपंच रहेगा, ना ही उप सरपंच रहेगा। तीनों केस में उसकी पद खत्म हो जाएगी। ठीक है, पंचायत चलते रहेगा, अगर उसका पद खत्म हो जाएगा तो कोई और नया चुन के आएगा। पंचायत तो चलते रहेगा, लेकिन उसका कार्यकाल, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगला, राज्य विधानसभा तथा राज्य विधानसभा का सदस्य या संसद के किसी भी सदन का यदि सदस्य बन जाता है तब भी वो अपने पद पर नहीं रहेगा। मान लेते हैं कोई, हम एक नाम रखने का, चलिए हम राम नाम लगते हैं। एक राम नाम का कोई व्यक्ति है जो वर्तमान में सरपंच है, और ये सभी के लिए लागू होगा ना, पंच सरपंच सबके लिए लागू होगा। मैं एक मान के चल रहा हूँ, सरपंच है। यदि वह सरपंच रहते हुए विधानसभा जीत गया, एमएलए बन गया, है ना, विधायक बन गया, या संसद का चुनाव जीत गया, या लोकसभा का या फिर राज्यसभा का, किन्हीं भी स्थिति में यदि वो विधायक बन जाता है या फिर संसद बन जाता है, तो जिस दिन से वो संसद बनेगा, जिस दिन से वो संसद बन जाता है, उस दिन से उसका जो पद है, चाहे सरपंच का हो या पंच का हो, वो खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसको लिखित में देने की मेनली आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है ना, राज्य विधानसभा का सदस्य संसद बनने पर उसकी सदस्यता, ग्राम पंचायत में उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये कंडीशन ये है, तो यहाँ भी पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, एक एक लिंक आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे बहुत सारा आपको लिस्ट बन जाएगा, एक एक लिंक आपको जोड़ना पड़ेगा आगे चलेंगे तो। अगला क्या हो सकता है कि यदि पंचायत को विघटित कर दिया जाए। ठीक है, हमने देखा था कि 22/2/2025 तक मतलब 2025 से एक कोई प्रथम बैठक हुआ, और ये आने वाले 5 साल के लिए था, लेकिन शासन ने उसको विघटन कर दिया। 5 साल पूर्ण होने से पहले, चाहे 1 साल में, 2 साल में, 1 महीने में, 2 महीने में या 4 साल में, कभी भी विघटित कर दे तो पंचायत समाप्त हो जाएगी, नया चुनाव होगा, और जितने भी पंच सरपंच थे वो अपने पद पर बने नहीं रहेंगे, उसका पद समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 तरीका मेनली है जिससे ऑटोमेटिक आपके पद खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे नियम हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। सरपंच और
उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अब देखिए सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। यदि ग्राम पंचायत के जो पंच यदि चाहते हैं, पंच चाहते हैं कि हम सरपंच और उप सरपंच को हटा दें उनके पद से, हो सकता है कई बार, है ना, पंच या हो सकता है नियम से काम ना करे या उप सरपंच नियम से काम ना करे, है ना, तो पंच और सरपंच और उप सरपंच को ग्राम पंचायत के जितने भी पंच है वो मिलकर अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अब उनके ऊपर विश्वास रहा नहीं ना, सरपंच और सरपंच है और उप सरपंच है वो अच्छे से काम कर नहीं रहे हैं, या फिर पंच जैसे चाहते हैं वैसे कर नहीं रहे हैं, या नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तब क्या करेंगे, पंच जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरपंच के ऊपर भी ला सकते हैं और उप सरपंच के ऊपर भी ला सकते हैं, मतलब उसको अपने पद से हटाने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा कि अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर में, तो सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं और उप सरपंच के विरुद्ध ला सकते हैं। पंच के विरुद्ध आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, उसको हटाने का अलग तरीका है। ठीक है, तो केवल सरपंच और उप सरपंच ग्राम पंचायत के मामले में, आगे हम पढ़ेंगे तो जिला जनपद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को भी हम अविश्वास से हटा सकते हैं। या तो मेनली देखा जाए तो हम अविश्वास प्रस्ताव से 4 पद को हटा सकते हैं। ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच उप सरपंच को, ठीक है, और यदि हम जनपद के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, उसी प्रकार जिला के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे क्या लिखा है ना। तो हटाएगा कौन, सबसे पहली बात मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, है ना, अब कौन हटाएगा इनको, तो ये हटाएंगे पंच लोग ही हटाएंगे। ठीक है, अब यदि इनको हटाते हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया चलती है, तब क्या करना है, कोई बहुमत होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 5 लोग मिलके बोल दिए कि जाओ भाई सरपंच या फिर उप सरपंच तुम्हारा काम नहीं, हमारे ऊपर, आपके ऊपर हमारा कोई विश्वास ही नहीं है तो आप चले जाओ, है ना, तो ऐसा तो होगा नहीं, बहुमत सिद्ध करना होगा। तो ये थोड़ा क्लिष्ट वर्ड है, आप ध्यान से देखिएगा। बहुमत क्या होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम 3/4 बहुमत उस समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक हो तो सरपंच या उप सरपंच अपने पद पर नहीं रहेगा। हो सकता है किसी को समझ में ना आया होगा क्योंकि ये अधिनियम की भाषा है। अब मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। हुआ ऐसा है कि पंच चाहते हैं कि हम सरपंच और उप सरपंच को हटाएं। दूसरी बात यहाँ याद रखिएगा, यदि आप सरपंच और उप सरपंच दोनों को हटा सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं हटाएंगे, दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा एसडीएम को। ठीक है, सरपंच के मामले में अलग आवेदन करना होगा और उप सरपंच के मामले में अलग आवेदन करना होगा, लेकिन हटाने का जो प्रोसेस है वो सेम होगा। अब बहुमत सिद्ध करना होगा। बहुमत क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा ग्राम पंचायत को गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या। मान लेते हैं हमारे पास ए नामक ग्राम है, ठीक है, यहाँ पंचों की कुल संख्या, तो मान लेते हैं इस ग्राम में कितने वार्ड थे, 18 वार्ड थे, याद रखिए 18 वार्ड थे, हमको बहुमत निकालना है। ठीक है, 18 वार्ड थे और जिस दिन वोटिंग हुआ, वोटिंग कहने का मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और वहाँ के कोई पीठासीन आके बैठ गया और पूरी चर्चा हुआ, भाई बताओ इसके मत में कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, वो अभी हम और आगे देखेंगे। बस समझ जाइए कि पंचों का विश्वास नहीं रहा, उसने एसडीएम को पत्र लिख दिया, अभी हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो एसडीएम या फिर किसी के थ्रू एक पीठासीन अधिकारी है, आगे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, है ना, पहले ध्यान समझते जाइएगा। एसडीएम, ये मान लीजिए ये लोग बैठक में आ गए, ये हमारे एसडीएम साहब बैठे हैं और यहाँ पंच लोग बैठे हैं। ठीक है, ये लोग पंच लोग बैठे हैं। अब पूरी चर्चा हो गई, है ना, जिसने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया था उसने अपनी बात रखी कि फलाना आदमी फलाना काम नहीं करता है, तो हम इसको अविश्वास प्रस्ताव लगाना चाहते हैं। अब ये लोग जो वोट करेंगे ना, अब तो ये लोग वोट करेंगे, वोट करने के बाद बहुमत क्या होना चाहिए, देखिए वोट करने के बाद इनकी बहुमत क्या होना चाहिए ये देखिएगा। ठीक है, वोट करने के लिए बहुमत क्या होना चाहिए देखिएगा। तो उस दिन उपस्थित और मतदान करने वाले, मान लेते हैं उस दिन उपस्थित कितने लोग थे, 18 टोटल पंच थे, उसमें से 15 लोग उपस्थित हो गए, 15 लोग, 18 टोटल पंच है उसमें से 15 उपस्थित हो गए। अब हम यहाँ निकालते हैं, तो उपस्थित करने वाले मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4, मान के चलते हैं 15 लोग उपस्थित थे और 15 लोगों ने ही, है ना, उस सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अपना मत दे दिया, तब क्या होगा,
इसका 3/4 निकाला जाएगा। जिस दिन ऊपर कितना निकाला जाएगा 3/4, कितना निकल जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45। अब पॉइंट में आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 और ये फिर आ जाएगा आपका 11 चौक 44 हो जाएगा क्या, है ना। तो 11 दशमलव कुछ कुछ हो गया, 11 दशमलव कुछ कुछ आ जाएगा। हम मेनली इसको 11 मान के चलते हैं क्योंकि 44 होगा तो 1 आ जाएगा, तो हम इसको 11 मान के चलते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा 11, ये बहुमत आया। लेकिन ये बहुमत किससे ज़्यादा होना चाहिए, ग्राम पंचायत गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। कितने लोग गठन करते हैं, 18 लोग, क्योंकि 18 सीट है उस समय, 18 सीट है, 18 लोग गठन करते हैं, तो इसका 2/3 निकालना है। तो 18 का 2/3 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 6 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 12 आ गया। और नियम क्या कहता है कि जो बहुमत है इस 2/3 से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा तो हुआ ही नहीं। मतलब ये है कि उस दिन अविश्वास प्रस्ताव में 15 लोग आए, 18 लोगों में से 15 आए और 15 के 15 ने 15 लोग आए थे और 15 के 15 ने अविश्वास प्रस्ताव पर उस सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अपना वोटिंग कर दिया। उसके बाद भी वो लोग इसको नहीं हटा पाए, क्योंकि उसको अधिकतम 12 हम है ना, अधिक होना चाहिए, तो उनको 13 चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 13 लोग, मतलब 13 आना चाहिए था ये संख्या, तब कहीं जाकर उसको हटा पाते। अब थोड़ा इसको बढ़ा के देखिए, क्या 16 भी करेंगे तो आ जाएगा क्या, 17 करके देखते हैं। चलिए एक बार 16 करके देखते हैं कि मान लेते हैं 16 लोग आए थे, तो 16 का 3/4 निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अभी भी ये तो बराबर की स्थिति आ गई, जबकि यहाँ कहा गया है कि अधिक होना चाहिए। जो मतदान है ना, क्या है 3/4 बहुमत उस पर 2/3 से अधिक होना चाहिए, तो बराबर हो गया। अब यहाँ आप 17 कर लेंगे, 17 करेंगे तो पक्का ये 12 वैल्यू बढ़ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यार देखिए कितना क्लिष्ट होता है उप सरपंच को हटाना। 18 लोग थे, 18 लोग थे गठन करने के लिए, या फिर एक ग्राम पंचायत में 18 वार्ड था, 18 पंच थे। 18 पंच में से यदि 17 पंच सरपंच के विरुद्ध होगा या फिर उप सरपंच के विरुद्ध होगा तभी हटा पाओगे आप। इतना क्लिष्ट करके रखा है इस पंचायती राज अधिनियम को, मतलब हटाना इतना आसान नहीं है। तो देखिए अगर 18 लोग में से 17 है और सरपंच अगर एक पंच को भी अपने वो साइड ले लेता है तो 16 में भी आप उसको हटा नहीं पा रहे हो। ठीक है, 16 में भी आप उसको हटा नहीं पा रहे हो, तो ऐसा क्लिष्ट है। फिर से पढ़ देता हूँ, याद रखिएगा। बहुमत, कई बार प्रश्न स्पष्ट आएगा कि आपकी बहुमत क्या होना चाहिए, तो बहुमत 3/4 होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में घुमा के देगा बहुमत कितना होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए, 3/4 होना चाहिए। किसका, उपस्थित और मतदान देना, उस दिन जो उपस्थित हुए हैं और जो मतदान कर रहे हैं उसका 3/4 होना चाहिए, और वो 3/4 गठन करने वाले के 2/3 से अधिक हो। अगर ऐसा होता है तो सरपंच या फिर उप सरपंच अपने पद पर नहीं रहेगा, उसका पद खाली हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट, सरपंच या उप सरपंच ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। मतलब उस दिन जो बैठक होगा, क्योंकि सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध हो तो अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, तो जनरली वो अध्यक्षता नहीं करेगा। जनरली क्या होता है, जब भी कोई पंचायत का जो बैठक होता है उसमें सरपंच या उप सरपंच उसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन जब उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो अध्यक्षता नहीं करेगा उसके विरुद्ध, है ना, क्योंकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चर्चा हो रही है, तो अध्यक्षता सरकार के किसी अधिकारी एसडीएम द्वारा की जाएगी। लगभग एसडीएम होगा, या फिर कई बार एसडीएम को न देकर नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार को भी दे दिया जाता है। अधिनियम में आपका एसडीएम लिखा है उपखंड अधिकारी, तो मिनिमम मतलब अधिकतम है ये एसडीएम, या उससे नीचे आपका उपखंड अधिकारी हो गया, यदि इसको भी उपखंड अधिकारी बोलते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार लोग भी करते हैं यदि उसको अधिकृत किया जाए तो। ठीक है, चलिए सरपंच या उप सरपंच को बोलने का अधिकार होगा। हाँ, ये तो अधिकार होगा भाई, यदि उसके विरुद्ध कोई बैठक हो रही है तो वो अपना पक्ष तो रखेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम उसका पक्ष रखे बिना हम उसको कोई भी सजा सुना देंगे या फिर कोई भी आदेश जारी करा देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो बोल सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, बशर्ते वो अध्यक्षता नहीं करेगा। इवन यहाँ बोलने का मतलब ये है कि यदि पंच या उप सरपंच वो भी वोटिंग करेगा, वो भी अपने पक्ष में वोटिंग कर सकता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था सरपंच को किसी भी मामले में यदि ग्राम पंचायत की बैठक संबंधी होती है तो उसको एक पंच माना जाता है।
ठीक है। तो सरपंच हो या पंच हो वो बोलेगा और अपने हित में मत भी दे सकता है, अपना खुद का मत। अगला, सरपंच और उप सरपंच अविश्वास प्रस्ताव हमने देखा है। अब देखते हैं उसको प्रस्ताव कब नहीं लाया जा सकता। यदि आप ग्राम पंचायत में, तो ध्यान से रहिएगा, कब इसको हम नहीं ला सकते। यदि पंचों को ऐसा लग रहा है कि हम कभी भी उप सरपंच और उप सरपंच को हटा देंगे अविश्वास प्रस्ताव लगा के, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं। तो सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा कब। पहला पॉइंट है, सरपंच या उप सरपंच के कार्यभार ग्रहण तिथि से 1 वर्ष, मतलब हाल ही में यदि इलेक्शन चल रहा है, यदि आज कोई सरपंच चुना जाता है तो आप 1 वर्ष के अंदर, मतलब जब तक उसको 1 वर्ष के कार्यकाल का नहीं होगा तब तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे। सही भी बात है भाई, जब तक 1 साल होगा नहीं, आप उसके कार्य को कैसे पहचानोगे कि वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शासकीय कार्यों में रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है ना। तो कम से कम उसको 1 साल तक का मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। भले ही आपको लग रहा है कि 1-2 महीने में कि सरपंच ठीक ठाक नहीं है, या फिर जितने से पहले लग गया कि ये आदमी ठीक नहीं है, उसके बाद भी जब तक 1 साल उसका व्यतीत नहीं होगा, जब तक उसके कार्यकाल कम से कम 1 साल पूर्ण नहीं होगा, तब तक आप जो है, आप मतलब जो पंच हैं वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, चाहे वो सरपंच हो या पंच हो। अब 1 वर्ष कहाँ से गिनेंगे, यदि आम चुनाव है तो प्रथम बैठक से लेंगे, और उपचुनाव है तो वहाँ से भी ले सकते हैं 1 साल। सरपंच या उप सरपंच के पद की अवधि समाप्त होने के 6 महीने पहले, मान लेते हैं यदि कोई पंचायत है ना, 5 साल के लिए गठित हुआ है, अब 4.5 साल तो बीत गया, बचा कितना, 6 माह, तो लास्ट के 6 माह में भी नहीं ला सकते। क्यों? यदि उस पद को, यदि आप अविश्वास प्रस्ताव से हटा भी दोगे तब भी तो हमको नया इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, और लगभग 6 महीना से पहले, 1-2 महीना पहले, खत्म होने से 1-2 महीना पहले आचार संहिता लग जाती है, तो वैसा भी कोई काम करनी है। तो आप जैसी स्टार्टिंग के, जब तक उसका 1 साल आप कार्य न देख लो, और लास्ट के अंतिम के 6 महीने अगर बच गया है, मतलब 4.5 साल आपने उसने झेल लिया है, सारे पंचों ने उसको झेल लिया है, तो भाई 6 महीना बचा है, तो आप उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। छोड़िए, पिछले अविश्वास प्रस्ताव के अस्वीकृत होने की तारीख से 1 वर्ष। फिर से देखिए, मान लेते हैं आपने एक सरपंच था, 1 साल आपने गैप देखा है ना, और 1 साल के बाद पंचों ने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, ये पास नहीं हो पाया। मान ले आज का तारीख ले लेता हूँ, 12/2/25 में ये पास नहीं हो पाया, है ना। 1 साल तक आपने वेट किया, एज पर नियम के अनुसार से 1 वर्ष तक आपने देखा, 1 वर्ष बाद आपने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, और यदि प्रस्ताव की जो बैठक है 22/2/2025 को रखा गया और इसमें वो अस्वीकृत हो गया, मतलब आप सरपंच को नहीं हटा पाए, तो पुनः 1 साल तक आप नहीं ला पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि चलो भाई आज खत्म हो गया तो 4 दिन बाद और आवेदन लगा दें कि इसको हटाना है, ऐसा नहीं। जिस दिन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया उस तारीख से भी 1 वर्ष तक फिर से आपको 1 वर्ष वेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, फिर से आपको 1 वर्ष वेट करना पड़ जाएगा। यदि सरपंच या उप सरपंच प्रस्ताव तारीख से 7 दिन के भीतर विवाद को कलेक्टर को संदर्भित करेगा। कई बार ऐसा होता है, यदि मान लेते हैं प्रस्ताव पारित हो गया और सरपंच उप सरपंच पद से हट गए, यदि वो चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कुछ गलत हुआ है तो वो कलेक्टर को जाकर अपना क्या बोल सकते हैं, शिकायत नहीं बोल सकते, अपील कर सकता है, कलेक्टर को अपील कर सकता है 7 दिन के भीतर। यदि आज यदि ये आदेश आ गया कि आज यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया आज के दिनांक में, तो 7 दिन के भीतर वो कलेक्टर को जाकर अपना अपील करेगा। कलेक्टर 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, और कलेक्टर का जो नियम सर्वमान्य होगा, उसके बाद आप आगे भी नहीं जा सकते, ठीक है। कलेक्टर का जो नियम होगा, कलेक्टर का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसके बाद कोई भी चारा नहीं बचेगा, ठीक है, उसके बाद कोई भी चारा आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज नियम में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने का एक अलग से नियम बनाया गया, जिसको मैंने आपको बता चुका हूँ। ये देखिए, कई बार ऐसा भी आता है, अधिनियम में कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिखी रहती है, उसको अलग से नियम बनाया जाता है बहुत सारे डिटेल करने के लिए। तो ये वही नियम है जो सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिला जनपद के लिए भी काम आएगा। क्या होता है, प्रस्ताव के लिए होता है ना। यदि प्रस्ताव देना है तो 1/3 जो है
अब 1/3 मतलब जितने पंच हैं उसका 1/3, कुल पंच का 1/3 हस्ताक्षरित आवेदन करेगा। कितने पंच हो गए, मान लेते हैं कितने पंच है, अभी हमने देखा था ना 18 पंच थे, तो 18 का 1/3 होता है 3 6 का 18, तो मिनिमम 6 पंच चाहिए आवेदन करने के लिए। 6 पंच जो है अगर अपने हस्ताक्षर करके आवेदन करते हैं तभी उसको हटा पाओगे आप, 3 4 से नहीं होगा, है ना। कितना गठन किए थे उस ग्राम पंचायत के लिए, 18 था। 18 में मिनिमम 6 पंच यदि लिख कर देते हैं कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना है तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, यदि आपको सरपंच और किसको देना है, एसडीएम को देना है, किसको देना है, एसडीएम को देना है, ठीक है, एसडीएम को देना है। सरपंच और उप सरपंच के लिए लाना चाहते हैं, मान लें कई बार ऐसा हो सकता है एक ही साथ लाने का अगर मन कर दिया, दोनों काम नहीं कर रहे तो एक ही आवेदन में नहीं होगा, दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। आवेदन प्राप्त होने पर ये जो एसडीएम जो है ना, प्राप्त होने पर भी प्राधिकारी इसकी जांच करेगा और प्रमाण पत्र जारी करेगा। मतलब जैसे ही आपने उसको आवेदन दिया तो आपकी जो एसडीएम है आपको एक पावती देगी, उस पर डेट लिखेगा कि इस दिन से मैंने प्राप्त किया है, ऐसा करके, ठीक है। कलेक्टर 15 दिन के भीतर किस जी प्रमाण पत्र जैसी जारी कर देगा ना एसडीएम भी, ठीक है भाई तुम जाओ, मैंने तुम्हारा पत्र ले लिया, उसमें डेट डाल दिया, तो उसके 15 दिन के भीतर कलेक्टर, है ना, कलेक्टर 15 दिन के भीतर एक सम्मेलन बुलाएगा। बैठक के, अब देखिए कलेक्टर सम्मेलन बुलाता है, लेकिन देखिए सम्मेलन बुलाने का काम कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर वहाँ पीठासीन बन के नहीं जाएगा, किसी और को भेजेगा वो, ठीक है। 15 दिन के भीतर क्या करेगा, कलेक्टर एक सम्मेलन बुलाएगा और बैठक की सूचना 7 दिन पहले सबको दी जाएगी। इसको दी जाएगी, बैठक की सूचना 7 दिन पहले दी जाती है पंचों को, सरपंचों को। और यदि बैठक की सूचना अगर पीठासीन द्वारा निकाली गई है तो वो कलेक्टर को भी सूचना करेगा, ठीक है। बैठक की सूचना यदि कलेक्टर के द्वारा न निकाल कर पीठासीन द्वारा निकाली गई है तो वो सूचना आपको पंचों को देना है, जो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं या जिनके खिलाफ लाना चाहते हैं, सरपंच उप सरपंच सबको देना होगा ना, तो वो सबको देगा और सचिव को भी देगा। उसके बाद जो आएगा आपका अध्यक्षता जो पीठासीन अधिकारी होगा, तो उसके लिए उपखंड अधिकारी एसडीएम या फिर नायब तहसीलदार, उपखंड अधिकारी राजस्व, एसडीएम, नायब तहसीलदार, किन्हीं को एक को कलेक्टर जी हैं जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर देंगे। जाओ भी जाके उसमें मामला संभालो। अब सम्मेलन का संचालन होगा, पीठासीन अधिकारी उपस्थित होगा, सभी लोग आ जाएंगे, सबकी उपस्थिति हो गई, भाई कितने लोग आए हो कि नहीं आए हो, उस पर प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। कोई भी पंच को खड़ा कराएगा और बोलेगा बताओ भाई क्या दिक्कत है, तो जो भी पंच था वो अपना बात रखेगा कि वो क्यों सरपंच या उप सरपंच को हटाना चाहते हैं, उस पर कंप्लीट चर्चा होगी। कंप्लीट चर्चा होने के बाद मतदान होगा। मतदान यहाँ कैसे होता है, देखिए मतदान होने के लिए ना, जैसे ये सरपंच हमने लिखा है, ये सरपंच का नाम है, तो इसके नाम के सामने ऐसा टिक मारेंगे, मतलब वो उसके पक्ष में है, उसको हटाने के पक्ष में है। और यदि काट दिए इस प्रकार का तो उसको हटाने के पक्ष में नहीं है, यहाँ कोई सिर मोहर का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। नाम के सामने यदि काट दिए तो वो हटाने के पक्ष में नहीं है वो पंच, और यदि केवल टिक मार दी है तो वो उसको हटाने के पक्ष में है, ठीक है। चलिए, कार्रवाई की एक प्रति पीठासीन अधिकारी कलेक्टर को भेज दी जाएगी। उस दिन जो भी कार्रवाई होगा, चाहे वो हटे या ना हटे, उसकी एक प्रति पीठासीन अधिकारी को दे दी जाएगी, सॉरी कलेक्टर को दे दी जाएगी। और यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरपंच उप सरपंच हट जाएगा और कलेक्टर के पास अपना अपील दायर कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाया जा सकता है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव अलग चीज है। अविश्वास प्रस्ताव जिसमें पंचों को विश्वास नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ठीक है। यह प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जा सकता है, डिटेल में देखिएगा तो ये देखिए, जैसे अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, तो यहाँ पे लाएगा पंच लाएगा। किसके विरुद्ध ला सकता है, तो ये सरपंच के विरुद्ध ला सकता है और उप सरपंच के विरुद्ध ला सकता है पंच। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को जो वापस बुलाने वाला जो ट्रिक कैसे याद करेंगे, सरपंच को किसने चुना है, आम जनता ने चुना है, पंच को भी आम जनता ने चुना है, तो वही वालों को उसको वापस बुलाएंगे, है ना। और वहाँ उप सरपंच के मामले में क्या हुआ था, उप सरपंच को आपस में मिलके चुने थे ना, अपना विश्वास दिखा के चुने थे पंच लोग, तो उसको अविश्वास से बुला लिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस कौन बुलाएगा, ग्रामीण लोग, या फिर ये बोल सकते हैं ग्राम सभा के लोग। ग्राम सभा के लोग जितने वोटर हैं वही लोग वापस बुला सकते हैं। तो वापस किनको बुलाया जाएगा, मैं यहाँ लिख दूँ क्या, सरपंच को वापस बुला सकते हैं और पंच को वापस बुला सकते हैं। सरपंच को कौन वापस बुलाएगा, सभी लोग या फिर ग्राम सभा के लोग,
ग्राम पंचायत में जितने वोटर हैं वो लोग, और पंच को कौन बुला सकते हैं, उसी वार्ड के लोग, जिस जहाँ से वो निर्वाचित हुआ है उसी वार्ड के लोग। यदि वो वार्ड नंबर 10 के पंच को वापस बुलाना चाहते हैं तो केवल वार्ड नंबर 10 के जितने भी लोग होंगे, 100 लोग, 200, 150 जितने भी वोटर होंगे वही लोग उसको वापस बुलाएंगे। ठीक है, वही लोग उसको वापस बुलाएंगे। और जबकि सरपंच के मामले में क्या होगा, सभी ग्राम पंचायत या फिर सभी लोग जो ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के सदस्य हैं या फिर जो वोटर हैं जो वोटिंग करते हैं वो लोग बुलाएंगे। सरपंच को तत्काल अपना पद रिक्त करना होगा यदि उसे ग्राम सभा का गठन करने वाले कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से वापस बुलाया जाता है। इसमें बहुमत कह दिया है, मान लेते हैं वहाँ पे 900 वोटर है ना, 900 वोटर हैं तो 900 का आधा कितना होता है, 450। ठीक है, 450 होता है, मतलब है 451 लोग भी इसके पक्ष में आ जाते हैं। याद रखिएगा 451 होना चाहिए। यहाँ वैसा नहीं होगा कि उस दिन 100 लोग उपस्थित हुए, है ना, यहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ पे लोग है टोटल मतदाता लिखा गया है ना, यहाँ वैसा केस नहीं होगा। मान लेते हैं जिस दिन सरपंच को वापस बुलाना है उस दिन 100 लोग उपस्थित हुए और 51 लोग या फिर 60 लोग पक्ष में हैं, है ना, और 40 लोग विपक्ष में हैं, तो ये पास नहीं होने वाला है। यहाँ पे लिखा गया है क्या, ग्राम सभा को गठन करने वाले कुल सदस्य। और ग्राम सभा को गठन कितने लोग कर रहे हैं, 900 लोग कर रहे हैं। मान लेता हूँ एक ग्राम सभा में 900 वोटर है तो 900 में बहुमत देखा जाएगा। तो 900 का बहुमत कितना होता है, 451, 451। तो 451 जब तक हस्ताक्षर करके उनको पद से नहीं हटाएंगे तब तक सरपंच नहीं हट सकता। अभी तक मेरे ख्याल से किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया होगा, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ गया। और गुप्त मतदान करेंगे ना। परंतु वापस बुलाने की प्रक्रिया में ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों को साइन करना होगा आवेदन पर। तो 900 का 1/3 कितना होता है जी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, मतलब 300 लोग हस्ताक्षर करेंगे आवेदन में, तब कहीं जाके एक बैठक बुलाया जाएगा। उस बैठक में 450 मतलब 451 लोग यदि उस सरपंच के खिलाफ अपनी मुहर लगा देते हैं कि इसको हटाना है, बुलाना है, वापस बुलाना है, तब कहीं जाके हट पाएगा। आसान नहीं है इतना, बस एक किताबी बातें हैं, बस पढ़ लीजिए, एग्जाम में आने वाला है, पर कोई खास नहीं है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। चुनाव के बाद कार्यकाल की आधी अवधि समाप्ति होने पर उसको नहीं बुला सकता। हाँ देखिए, यहाँ तक की बात तो हमको समझ में आ गया था कि कैसे हटाना है। अब ये देख लीजिए, यदि कोई चुनाव जीत कर आया है तो जब तक उसका आधा कार्यकाल समाप्त नहीं होता, मतलब जब तक वो 2.5 साल का नहीं हो पाएगा उसका कार्यकाल, तब तक आप उसको नहीं हटा पाओगे। समझ गए। यदि अभी कोई आपका सरपंच चुनकर आता है या पंच चुनकर आता है तो जब तक उसका आधा कार्यकाल नहीं बीतेगा तब तक आप उसको नहीं हटा सकते, वापस नहीं बुला सकते। इतना आसान नहीं है। पंचायत में एक बार जो जीत गया वो फिक्स हो गया है। ठीक है, तो आधा कार्यकाल यहाँ पे लिखे है ना, आधा अवधि समाप्त नहीं होने तक आप उसको नहीं बुला सकते। चलिए अब हम पंच के मामले में देख लें। ग्राम पंचायत के पंच को, यहाँ पे हम सरपंच को देखे थे, पंच को सेम मानते जो मैं बता चुका हूँ। ग्राम पंचायत पंच को तत्काल अपने पद से रिक्त माना जाएगा यदि उसी वार्ड को बनाने वाली ग्राम सभा की कुल संख्या, है ना, उसी वार्ड की ग्राम सभा ना, पूरे गांव की नहीं, उसी वार्ड की ग्राम सभा बहुमत से पास कर दे। मान लेते हैं उस वार्ड में 120 लोग हैं तो 120 का आधा हो जाता है 110, तो 111 लोग यदि सरपंच पंच को हटाना चाहते हैं तो, सॉरी मैं ज़्यादा लिख दिया क्या जी, 120 का आधा कितना होगा, 120 का आधा तो 60 होता है, तो 61 लोग, है ना, 61 लोग जब तक उसके विपक्ष में नहीं होंगे तब तक आप उस पंच को नहीं हटा पाओगे। ठीक है, और इसमें भी सेम नियम है, 1/3 चुनाव के बाद कार्यकाल, इसमें भी 1/3 नियम ही रहता है। चुनाव के बाद कार्यकाल की आधी अवधि इसमें भी दी है, जब तक उसका आधा अवधि समाप्त नहीं होगा पंच का नहीं हटा पाओगे। ठीक है, पंच सरपंच 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास अपील कर सकता है। यदि उसको हटा दिया गया किन्हीं कारणों से, मतलब ऐसा तो होगा नहीं, हटा दिया तो वो क्या करेगा, 7 दिन के भीतर भागे भागे जाएगा कलेक्टर के पास, भाई हमको बचा लीजिए, और 30 दिन के बाद कलेक्टर का आदेश आएगा जो सर्वमान्य होगा, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने पंचायत पदाधिकारी को किस प्रकार से बुलाते हैं इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखने रखने वाली जो बातें हैं उसको मैं आपको थोड़ा से बताना ये है कि यदि आप अविश्वास की बात करेंगे तो कौन लाएगा, पंच लाएगा। किसके विरुद्ध लाया जाएगा, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध लाया जाएगा।
और यदि हम वापस बुलाना, इसको हम इंग्लिश में रिकॉल कहते हैं ना, रिकॉल कहते हैं, रिकॉल, वापस बुलाने को रिकॉल के नाम से जाना जाता है। वापस कौन बुलाएगा, तो ग्राम सभा बुलाती है, ग्राम सभा बुलाती है। किसको बुला सकती है, सरपंच को बुला सकती है और वार्ड पंच को बुला सकती है, वार्ड पंच को वापस बुला सकती है। तो बस इतना याद रखिएगा। बाकी दिन तारीख भी आपको पूछा जा सकता है कि 7 दिन के भीतर करना होगा, 30 दिन में कलेक्टर अपना निर्णय सुनाएगा। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा, एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता था अधिनियम के बारे में, और पूरा अधिनियम भी मैंने आपको बता दिया। किसी प्रकार के डाउट होने पर आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरा आवाज़ आपको मोटा लग रहा हो क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।